Okay, see, in the last class we have discussed about the electric field intensity at axial point and electric field intensity at equatorial point. Fine. At axial point how much we are getting? Okay, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ जो हमें मिला था electric field intensity at axial point due to the ideal dipole कितना मिला था? बीटा और 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब मिला था इतना. ओके, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट हाउ मच वी आर गेटिंग? बीटा p डिवाइडेड बाय आर क्यूब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. यस, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिला था बीटा 2p अपॉन आर क्यूब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट हमें मिला था बीटा p अपॉन आर क्यूब इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग स्टडी किए थे. ओके, अब देखो, वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए जनरल पॉइंट. First we have to understand what is the meaning of the general point. General point का meaning क्या होना चाहिए? General point means neither that point is an axial point nor an equatorial point. इसका मतलब ये एक्सियल लाइन के ऊपर भी नहीं होना चाहिए या इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे जगह में ये पॉइंट है. और उस पोजीशन में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो मैं किस वे में निकाल सकता हूँ? दैट थिंग वी विल स्टडी टुडे. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब देखो, अगर मैं इसको निकालना चाहता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? पहले हम लोग एक डाइपोल को कंसिडर करते हैं. सपोज दिस इज द वन डाइपोल आई एम टेकिंग. This is the one dipole I am taking. This is suppose minus q charge and this is suppose plus q charge. And we know that if this is the dipole, the electric dipole moment is always directed from the negative charge towards the positive charge. तो इसका मतलब है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? फ्रॉम माइनस टू प्लस. सो ये आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, p वेक्टर का डायरेक्शन. This is suppose point A, this is suppose point B. This is the center of the dipole I am taking. Fine. अगर ये सेंटर है तो ये इक्वेटोरियल लाइन बन जाएगा. अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर दूं सेंटर के प्रति तो वो इक्वेटोरियल लाइन बन जाएगा. बट हमें जनरल पॉइंट में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो मान के चलो हमारे पास एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. इस पॉइंट का नाम मैं C दे देता हूँ. अब ये पॉइंट देखो, ना ये एक्सियल लाइन के ऊपर है ना ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है. तो इसका मतलब ना ये एक्सियल पॉइंट है ना ये इक्वेटोरियल पॉइंट है. ये कोई तीसरा पॉइंट है जिस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. एंड व्हाई वी आर कॉलिंग दिस जनरल पॉइंट we'll discuss. Don't worry about that. First thing, if I want to find out the electric field intensity at the point of C, then what we have to find? In which way we can calculate? Fine. तो पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं. Let the distance of separation between the observation point and the center of the dipole is r. मैं ये डिस्टेंस को r ले लेता हूँ. Are you getting this point? Okay. तो जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज बिकॉज हमारे पास तो टूल अभी यहाँ टूल हमारे पास क्या है? टूल हमारे पास यहाँ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज इज इक्वल टू बीटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर. क्या यहाँ पे बीटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये हम पुट कर सकते हैं. बट यहाँ पे जब हम डाइपोल के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, दिस डाइपोल हैज अगेन टू चार्जेस, वन इज माइनस क्यू, सेकेंड इज प्लस क्यू. क्या हम माइनस क्यू के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाएंगे डायरेक्टली? तो आंसर, मुझे ये डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगा. लेकिन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है,
तो हमें दिक्कत जाएगा ये डिस्टेंस फाइंड करने में। गेटिंग? उसी तरह जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहूँगा ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज, तो मुझे ये डिस्टेंस भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। देखो, जब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकालना था तो मुझे ये डिस्टेंस ज़रूरत है। अगर मुझे ये डिस्टेंस ज़रूरत है तो अगर मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाता तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल लेते, बट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये निकालना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक जाएगा। दूसरी चीज़, जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा प्लस क्यू के वजह से, तो मुझे ये डिस्टेंस भी ज़रूरत पड़ेगा। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है ही नहीं, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें और डायरेक्टली हम लोग ये वाला साइड मिल जाए हमें, तो हमें वो भी प्रॉब्लमेटिक जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं, ये दिस एंगल इज इक्वल टू, ये पी वेक्टर है, दिस एंगल इज इक्वल टू सपोज थीटा। ठीक है, ये थीटा हमारे पास मान के चलो गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे? तो मैं जो चीज़ें मैं यहाँ पे डायग्राम में मैं लिया हूँ वो चीज़ को खाली थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। लेट ए बी ईच एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having minus q charge at A and plus q charge at B, having minus q charge at A and plus q charge at B। ठीक है, OC क्या रखा हूं मैं? let O is the center, okay, let O is the center of the dipole। AB OA is equal to OB is equal to L, OA is equal to OB is equal to L। अब C is the observation point we have taken, this OC is equal to suppose R, तो मैं इसको लिख देता हूँ let OC is equal to R। गेटिंग? ओके, थीटा को मेंशन कर लेते हैं। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल मेड बाय द डाइपोल मोमेंट P with R। इट इज द एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विथ R और OC। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह हम हर कोई चीज़ को मेंशन कर लिए। उसके बाद हम करेंगे क्या हमारा अप्रोच रहना चाहिए थोड़ा सा। हमें देखो, पहला चीज़ हमारा थिंकिंग स्किल होना ज़रूरी है। हमें सोचना आना चाहिए कि हमें सोचना ये आना चाहिए कि हम किस वे में इसको अप्रोच करेंगे। तो देखो, हम तो ये साइड नहीं निकाल सकते, तो ये साइड के बारे में हम भूल जाते हैं। ये साइड भी निकालना मुश्किल होगा, तो इस साइड के बारे में भी भूल जाते हैं। और क्या मेथड हो सकते हैं? अभी तक हमारे पास ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट हमें पता है आइडियल डाइपोल के लिए, ये एक आइडियल डाइपोल है। गेटिंग माय पॉइंट? ये एक आइडियल डाइपोल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट भी हमें पता है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट पता है, क्या हम ये C पॉइंट को एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट कर पाएंगे? और अगर ऐसा कर लेंगे तो हमारे लिए आसान बन जाएगा निकालना। उसके बाद वो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, P वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता हूँ। पहला कंपोनेंट, समझो चीज़ों को, P कैन बी रिजल्ट इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वन इज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये आपका P वेक्टर है। अच्छा, अब ये P का ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? P cos थीटा। एंड दूसरा, इसके साथ 90 डिग्री करके ये वाला डायरेक्शन, एक मिनट, ये वाला डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इसके साथ 90 डिग्री करके ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? P sin थीटा बनेगा। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो समझो अगर इधर P sin थीटा और P cos थीटा भी क्या है?
पी साइन थीटा भी एक डाइपोल मोमेंट है और पी कॉस थीटा भी एक डाइपोल मोमेंट है। तो अगर ये डाइपोल मोमेंट है और इसका डायरेक्शन इधर है तो पी कॉस थीटा डाइपोल मोमेंट को अगर देखेंगे तो इसके लिए प्लस क्यू चार्ज किधर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इस यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज इस यहाँ पे। पी साइन थीटा को देखते हुए इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ होना चाहिए। यस, अब देखो पी कॉस थीटा को देखते हुए ये लाइन कौन सी लाइन बन गया, एक एक्सियल लाइन बन जाएगा। अगर ये एक्सियल लाइन बना तो सी को हम क्या नाम दे सकते हैं, अब दिस इज एन एक्सियल पॉइंट नाउ। अगर ये एक्सियल पॉइंट है तो यहाँ पे एक्सियल पॉइंट के वजह से अगर मुझे एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट रेडी है। दूसरी चीज़, इसको अगर देखेंगे पी साइन थीटा कंपोनेंट को अगर देखेंगे तो ये देखो, ये पी साइन थीटा को देखते हुए हमारा ये 90 डिग्री है तो ये वाला लाइन क्या बन जाएगा, एक इक्वेटोरियल लाइन बन जाएगा। इक्वेटोरियल लाइन में जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट। और इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रूल हमारे पास अवेलेबल है। तो एक एक करके दोनों करते हैं। इस पी कॉस थीटा ड्यू टू द पी कॉस थीटा कंपोनेंट, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। ड्यू टू द पी कॉस थीटा कंपोनेंट, सी इज ड्यू टू पी कॉस थीटा कंपोनेंट C is an axial point. C is an axial point, we can write. Getting? अगर ये एक्सियल पॉइंट है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C ड्यू टू P cos थीटा कंपोनेंट, ड्यू टू P cos थीटा विल बी हाउ मच। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है, ये तो एक्सियल पॉइंट बन गया, तो यहाँ पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वी कैन राइट हियर बीटा 2p अपॉन r क्यूब हमारे लिए रूल है। तो मैं इसको क्या लिख सकता, इसको मैं E1 कर देता हूँ, सपोज E1 वेक्टर, ठीक, ओके। तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ, बीटा 2 इंटू पी, पी की जगह में क्या बन जाएगा, कौन सी डाइपोल मोमेंट यहाँ पे लिए हैं, पी कॉस थीटा, तो मैं पी की जगह में यहाँ पे लिख सकता हूँ पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब है, आर क्यूब। गेटिंग, ये आर है, इसी को आर ही लिए हैं, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल वी हैव टेकन आर। तो ये आर को मैं चेंज ही नहीं किया हूँ, तो यही आर क्यूब रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बीटा 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब मुझे मिल गया। इसका डायरेक्शन के बारे में, एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल मोमेंट होता है। यहाँ पे हमारे लिए डाइपोल मोमेंट कौन बन गया है अभी, p cos थीटा, तो p cos थीटा के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन पे, ये होगा, इसका नाम दे देता हूँ cm। तो ये मैं लिख देता हूँ अलोंग cm, अलोंग cm वेक्टर, इसको मैं इक्वेशन 1 कर दिया। एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको लेके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। गेटिंग, इन केस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, जेई मेंस, जेई एडवांस एंड पीएमटी एग्जामिनेशन, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन इन विच वे आई एम कैलकुलेटिंग। ओके, नाउ पी साइन थीटा को देखते हुए ये एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू P sin theta C is an equatorial point, equatorial point। अगर C एक इक्वेटोरियल पॉइंट होगा तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C ड्यू टू P sin theta component, P sin theta component will be how much, विल बी हाउ मच। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका नाम मैं E2 वेक्टर दे देता हूँ, E2 इज इक्वल टू हाउ मच, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बीटा p अपॉन आर क्यूब,
जो P वहाँ पे हम लेते थे, यहाँ पे वो P डाइपोल मोमेंट कौन है, P साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा P की जगह में P साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अच्छा, एट द इक्वेटोरियल पॉइंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट तो P साइन थीटा है, तो इसका ऑपोजिट मतलब यहाँ पे उसका ऑपोजिट मतलब इसके साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा हमें ये, और इस डायरेक्शन पे होगा ये है, इसका नाम दे देता हूँ n। तो अलोंग सी एन वेक्टर मिलेगा हमें, ये बात समझ में आए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलोंग सी एन वेक्टर, दिस इज इक्वेशन 2। तो हमें देखो P साइन थीटा, P का दो कंपोनेंट मिला, एक P cos थीटा, दूसरा P साइन थीटा। P cos थीटा को देखते हुए C एक एक्सियल पॉइंट है, तो P cos थीटा को देखते हुए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C निकालेंगे तो हमें मिला बीटा 2P cos थीटा अपॉन आर क्यूब। उसी तरह P साइन थीटा को देखते हुए C एक इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, तो P साइन थीटा के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ C कितना मिला, बीटा P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो अब दोनों कंपोनेंट के वजह से अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल चुका है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही बन जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ सी, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी कॉल्ड एज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द जनरल पॉइंट सी। ये बात समझ में आए। तो ये इस डायरेक्शन पे हमारा E1 वेक्टर है और इस डायरेक्शन पे हमें E2 वेक्टर मिला। अब ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ये दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो मैं ये डायरेक्शन, ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ये, और ये जो डायगोनल होगा दिस विल बी द रिजल्टेंट R, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कर देता हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। विद द हेल्प ऑफ द क्लास 11 स्टैंडर्ड में हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं कि पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है। विद द हेल्प ऑफ द पैरेललोग्राम व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे अच्छा, वहाँ पे थीटा क्या लेते थे, a वेक्टर एंड b वेक्टर दोनों के बीच में एंगल लिया जाता था। यहाँ पे E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो आंसर देखो E1 वेक्टर कौन, P cos थीटा का डायरेक्शन है, E2 वेक्टर कौन सी डायरेक्शन पे है, तो आंसर P साइन थीटा का उल्टा डायरेक्शन पे है। तो अब ये P cos थीटा और P साइन थीटा दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर भी दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, बाय अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C will be the resultant of E1 vector and E2 vector। तो अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अप्लाइंग पैरेललोग्राम लॉ, what we can write, parallelogram law of vector addition, what we can write, net electric field intensity को मैं E कर दिया, E can be written as how much, E1 square plus E2 square plus 2 into E1 into E2 into cos theta। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2। हियर द एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज हाउ मच वी हैव टेकन, हाउ मच we have taken here 90 degree, because we have taken the two components of P, one is P cos theta, one is P sin theta, and E1 is directed towards P cos theta component and E2 is directed in the opposite direction of P sin theta component, and if P cos theta and P sin theta are mutually perpendicular to each other, then E1 and E2 both will be again mutually perpendicular to each other, so this angle will be 90 degree। Are you getting this point? ओके अगर ये हमें 90 डिग्री पता है तो cos थीटा की जगह में मैं 90 डिग्री लिख सकता हूँ, और रूट ओवर
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। E1 के जगह में cos 90 वैल्यू 0, सो दिस कैन बी रिटन एज रूट ओवर ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 we have calculated, E2 we have calculated, just put the values for E1 and E2 and we can find the result. So this implies E will be how much? E1 की जगह में पुट कर दिया बीटा स्क्वायर है तो बीटा 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूँ, प्लस E2 स्क्वायर की जगह में मैं लिख सकता हूँ बीटा p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, रूट ओवर है तो रूट ओवर लिख दिया। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट ई क्या बन जाएगा, देखो अब स्क्वायरिंग कर दो, एक स्टेप और इसको कर देते हैं, बीटा स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर करके कॉमन भी ले लेते हैं, बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 6 दोनों में आएगा, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ठीक है। तो अगर दोनों में आएगा तो मैं ऐसा कर देता हूँ इसको, बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 6 कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा कितना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? रूट ओवर है तो रूट ओवर लगा दिया। ये बात हमें समझ में आया क्या? ये बात हमें समझ में आया? देखो बीटा स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, पी स्क्वायर आर टू दी पावर 3 का स्क्वायर आर टू दी पावर 6 होगा, आर टू दी पावर 6। यहाँ भी बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 6 है, दोनों से मैं कॉमन ले लिया, बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर टू दी पावर 6। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ओनली साइन स्क्वायर थीटा इज लेफ्ट, सो साइन स्क्वायर थीटा आई एम राइटिंग। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर हम रूट ओवर लेंगे तो ये बीटा स्क्वायर बीटा बन जाएगा, पी स्क्वायर पी बन जाएगा, आर टू दी पावर 6 आर क्यूब बन जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सो ई कैन बी रिटन एज बीटा पी अपॉन आर क्यूब रूट ओवर ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब एक काम करते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा से एक cos स्क्वायर थीटा बाहर निकाल देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा के साथ ऐड कर देते हैं। इसमें क्या फ़ायदा देगा, हम ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट ओवर ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैन आई राइट? मैं इसको अलग कर दिया, रूट ओवर है, क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें ये होगा कि एक साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से हट जाएगा पूरा, तो इसके जगह में 1 पुट कर लेते हैं। सो दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू बीटा पी अपॉन आर क्यूब रूट ओवर ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बन जाएगा, दिस इज द एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट। इसको अब हम देखो, अब हमें यहाँ पे अब हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट इज इक्वल टू बीटा पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब रूट ओवर ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट वी आर गेटिंग बीटा पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब रूट ओवर ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ हमें समझना है कि इसका डायरेक्शन क्या। अच्छा, डायरेक्शन जाने से पहले एक काम करते हैं, इसको हम जनरल पॉइंट क्यों दिए हैं, तो मैं ना इसको ई जी कर देता हूँ, ई जनरल पॉइंट, ई जी ई एट जनरल पॉइंट। अब देखो इसको ई जनरल पॉइंट, इस पॉइंट को जनरल पॉइंट का नाम हम क्यों रखे हैं, इसको समझना जरूरी है। अब देखो, अगर मैं थीटा को जीरो कर दूं, तो थीटा जीरो मतलब क्या, ये जो आर जो डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल किया है, थीटा जीरो मतलब ये आके ऐसे लाइन में अलाइन हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट के लाइन में ही अलाइन हो जाएगा, तो ये एक एक्सियल लाइन बन जाएगा। और एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीटा 2p अपॉन आर क्यूब। चेक करके देखते हैं, अगर थीटा को जीरो कर दूं तो cos जीरो इज इक्वल टू 1, सो 3 + 1 4 का रूट ओवर 2, सो बीटा 2p अपॉन आर क्यूब। एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन गया।
अगर मैं थीटा को 90 कर दूं तो ये आर थीटा इससे अगर 90 कर दूं तो ये इक्वेटोरियल लाइन बन जाएगा। और इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा पी अपॉन आर क्यूब। तो थीटा को 90 पुट करके देखते हैं, तो ये cos 90 जीरो हो गया, तो ये 0 + 1 1 का √1 बन जाएगा। सो बीटा पी अपॉन आर क्यूब। देखो, तो इसका मतलब है इसको जनरल पॉइंट हम इसलिए दिए क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो ये थीटा अगर 0 कर देंगे तो ये एक एक्सियल पॉइंट बन गया, अगर इसको थीटा को 90 कर देंगे तो ये एक इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया। इसीलिए हम इसका नाम जनरल पॉइंट का नाम रखे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इफ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इट शुड हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये तो हमें एक मैग्नीट्यूड मिला, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाउ? तो डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ। इसका नाम मान के चलो क्यू कर देते हैं, इसका नाम मान के चलो क्यू कर देता हूँ। तो अलोंग सी क्यू कर दूँ, यहाँ पे ये डायरेक्शन ऐसा कर देता हूँ, अलोंग सी क्यू वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर साइन लगा दिया, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। ठीक, अच्छा, लेकिन हम अगर क्वेश्चन में हमें पूछा जाए, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि अलोंग सी क्यू बोल के। तो हमें याद है कि क्लास 11 स्टैंडर्ड में हम ये भी पढ़े थे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यस, अब ए और बी कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना, ए और बी कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, थोड़ा सा याद है वो कंसेप्ट, थोड़ा सा देखो। मैं ये करता हूँ तुम लोगों को, ठीक है, ये बन गया। अगर हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ओके। डायरेक्शन देखो, मैं इसको हटा रहा हूँ। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे पास फार्मूला अवेलेबल है उस फार्मूला को यूज करना हमें नहीं आता। तो अगर यूज करना नहीं आएगा तो वो फार्मूला भी हमारा कोई काम में नहीं है। खाली फार्मूला को याद रख लेने से नहीं होता चीज़ें, फार्मूला के साथ वो फार्मूला क्यों बन गया, वो फार्मूला में क्या चीज़ हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये आना ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, ये बन गया हमारे लिए। ओके, ये जनरल पॉइंट में इसका वैल्यू मिल गया, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ओके, देखो एक चीज़ हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम किस वे में हम रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं। पहले छोटी सी चीज़ मैं क्लास 11th का आपको रिकॉल करवाने के लिए ट्राई करूंगा कि इन दिस वे और इन विच वे वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। फाइन, अगर वो हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे भी नहीं निकाल सकते, तो हमें वो जानना जरूरी है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, देखो, अच्छा थोड़ा सा देखो, हमारे पास अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दिस इज सपोज वेक्टर ए, दिस इज सपोज वेक्टर बी, और ये हम जानते हैं कि दिस इज द रिजल्टेंट, एक्चुअली ये आर वेक्टर है। तो ए और बी के बीच में एंगल किसको लिया जाता है, दिस इज, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। गेटिंग? तो यहाँ से एक 90 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं, सपोज दिस इज पॉइंट, दिस इज पी क्यू एस टी। तो
अब देखो ये रिजल्टेंट है हमारा, तो मान के चलो रिजल्टेंट बीटा एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ, तो ये बीटा का वैल्यू आपको बताएगा कि आर का डायरेक्शन किधर है। गेटिंग? बेसिकली हम उसी हिसाब से हम ये निकालते क्या है, डायरेक्शन। टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा पी अपॉन बी, तो ये कितना है दिस, ये कितना बन जाएगा इस बी का, समझो चीज़ों को, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। और अगर मैं निकालूंगा कि अगर टेंजेंट ऑफ बीटा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो ये दिस वन एंड दिस वन, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज बेस बाय ऑब्जर्विंग द बीटा वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अगर हम बीटा को देखेंगे तो ये P है ये B है, तो हम क्या लिख सकते हैं ST डिवाइडेड बाई PS, ठीक है। तो ST डिवाइडेड बाई PS के जगह में क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस QS, PQ की जगह में A कर दिया, QS है तो QS कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा ST क्या है, थोड़ा सा समझो ये चीज़ को। ST को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक। तो ये भी एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे ST निकलना है, ये थीटा को देखते हुए परपेंडिकुलर लाइन बन गया, तो P अपॉन H साइन थीटा होता है, तो ये क्या बन जाएगा ST B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस QS क्या है QS। अगर हम इसको देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल को, तो ये B है, अगर B है तो B अपॉन H किसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा, तो एक बार कोस थीटा निकालो तो B अपॉन H, तो ये क्या बन जाएगा B कोस थीटा, तो B कोस थीटा। तो ये आपका टेंजेंट ऑफ बीटा का फॉर्मूला, तो बीटा यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ दिस बन जाएगा। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और, ये B और A को रिकॉग्नाइज करना नहीं आता बहुत लोगों को, तो B और A हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। देखो ये बीटा एंगल, रिजल्टेंट बीटा एंगल किसके साथ किया है A के साथ, तो A का जगह कहाँ पे है डिनोमिनेटर में सेपरेट, तो न्यूमरेटर में जिसके साथ ये एंगल नहीं बना रहा है वो न्यूमरेटर में उसके साथ साइन थीटा जोड़ दो डिवाइड बाय A प्लस B कॉस थीटा जोड़ दो। आर यू गेटिंग। तो A और B का जगह जिसके साथ एंगल बनाता है, बस इतना सा अगर हमारे माइंड पे है तो ये फॉर्मूला हमारे माइंड में हर दिन के लिए रह जाएगा। A और B का जगह, A का जगह क्या है, तो आंसर रिजल्टेंट जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाता है उसका जगह हम डिनोमिनेटर में सेपरेट रखते हैं, बस गेटिंग। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे आने के लिए एक काम करता हूँ, हमारा R ये है ना, हमारा R ये है, ओके। रिजल्टेंट हमारा ये है E एट जनरल पॉइंट, ये मिल गया हमारा, ठीक। अब देखो अगर हमें इसका डायरेक्शन निकालना है तो मुझे हमारे पास जो यहाँ पे जो A और B वेक्टर हम लेते थे, यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर E1 और E2 है, आइदर हम E1 के साथ बीटा एंगल बनाते हैं इसको, अदरवाइज E2 के साथ बीटा एंगल बनाते हैं, जिसके साथ एंगल बनाएंगे उसके हिसाब से वो A और B का जगह पुट करेंगे, बस। तो यहाँ पे देखो हम एक काम करते हैं, E1 के साथ मान के चलो ये E1 के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर ये E1 के साथ बीटा एंगल बनाएगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, लेट डायरेक्शन, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट बीटा इज द, और यहाँ पे देखो बीटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के हिसाब से हम यूज कर रहे हैं, तो हम एक काम करता हूँ, मैं इस एंगल को बीटा ना लेके अल्फा ले लेता हूँ, तो लेट अल्फा इज द एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट विथ E1 वेक्टर, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। सो टेंजेंट ऑफ अल्फा कितना बन जाएगा, वही फॉर्मूला B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ये चीज, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, वी कैन राइट दिस।
अब बी क्या है और ए क्या है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। ए क्या है, ए वही वेक्टर है जिसके साथ रिजल्टेंट बीटा एंगल बनाता है। तो यहाँ पे किसके साथ एंगल बनाता है, हम लोग लिए हैं अल्फा एंगल को E1 के साथ। तो E1 का जगह कहाँ होना चाहिए, डिनोमिनेटर में सेपरेट। तो ऊपर में एक काम करो, E2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय E1 प्लस E2 कोस थीटा लिख दो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक, अब ये हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा दे रहा हूं। ओके, अब देखो E2 कितना मिला था, वैल्यू पुट करते। अच्छा एक चीज और, थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी कौन कौन है हमारा, E1 एंड E2। तो यहाँ पे थीटा कौन है, थीटा इट इज द एंगल बिटवीन E1 एंड E2, और E1 एंड E2 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो थीटा विल बी हियर 90 डिग्री। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज E2 साइन, अच्छा ओके यहीं पे लिख देता हूँ ना, ये थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, 90। तो ये थीटा भी 90 बन जाएगा, 90 डिग्री, ये भी बन गया 90 डिग्री। साइन 90 1, कॉस 90 0। तो डिनोमिनेटर का ये वाला पार्ट 0 बन गया, ये खाली बचा, और ये तो 1 हो गया है। तो E2 अपॉन E1 बचा हमारा, E2 अपॉन E1। जो E2 मिला है उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो E1 मिला है उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। E2 हमें कितना मिला था, याद करो, E2 हमें कितना मिला था, क्या मिला था, बीटा। E2 क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से, तो P इक्वेटोरियल पॉइंट किसको देखते हैं, P साइन थीटा। तो P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब डिवाइडेड बाय E1 कितना मिला था, बीटा 2P कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब मिला था इतना। देखो E2 क्या है, E2 P साइन थीटा के वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे, ठीक है ना। तो P साइन थीटा के वजह से ये तो अगर P साइन थीटा को देखते हैं तो ये C एक इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट में हम जानते हैं फॉर्मूला बीटा P अपॉन आर क्यूब होता है, बट यहाँ पे वो P क्या है, P साइन थीटा। उसी तरह अगर हम E1 निकालेंगे तो E1 क्या है, P कोस थीटा को देखते हुए E1 निकाला गया है। तो इसका मतलब P कोस थीटा को देखते जब निकाले थे हम लोग, ये E1 क्या है, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट में हम जानते हैं बीटा 2P अपॉन आर क्यूब होता है। यहाँ पे P की जगह में क्या है, P कोस थीटा लिख दिया मैं। आर यू गेटिंग, ये निकाले थे अभी। सो जो काटना है हम यहाँ पे काट लेते हैं। बीटा विल बी कैंसल्ड आउट, P विल बी कैंसल्ड आउट, आर क्यूब विल बी कैंसल्ड आउट। तो हम एक काम करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज बीटा P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा 2P कोस थीटा। यस, सो बीटा विल बी कैंसल्ड आउट, आर क्यूब विल बी कैंसल्ड आउट, P विल बी कैंसल्ड आउट। हाउ मच वी आर गेटिंग, सो दिस implies tangent of alpha we are getting sin theta upon 2 cos theta. Are you getting this point? तो ये क्या है, sin theta upon cos theta क्या होता है, tangent of theta. So this can be written as tangent of alpha is equal to 1/2 tangent of theta. So alpha will be how much, tan inverse of 1/2 tangent of theta. This is the direction we are getting for the electric field intensity at general point C. बात समझ में आ रहा है। तो अल्फा क्या मिला, tan इनवर्स ऑफ हाफ tan थीटा। थीटा क्या है, थीटा यही, अब ये थीटा जो है ये है थीटा जो हम पहले से लिए हैं। थीटा इज द एंगल मेड बाय द डाइपोल मोमेंट विथ आर। Are you getting this point? So this angle is theta, that angle we have given, that angle we have found here. ठीक है, इन दिस वे अगर थीटा आपको 30 डिग्री दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो वी कैन फाइंड द अल्फा वैल्यू नाउ। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेन। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इफ एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क। ओके, ठीक है।
थैंक यू। ओके।